पास में h की वैल्यू ये आ रही है और यहाँ से 4 से h की वैल्यू ये आ रही है, तो मैं यहाँ लिखूंगा इक्वेशन नंबर 4 एंड सेकेंड। √2 कैंसिल कर दूंगा तो क्या बचेगा, h1 माइनस h नहीं होगा, कैपिटल h है, स्मॉल h1 इक्वल्स टू कि जो इसका स्लोप है tan थीटा वो हमारे पास में k है जो कि स्लोप के बराबर है। अब x जो है हमारे पास में वो तो सर इस बार t² है, वैसे क्या हुआ करता था, t हुआ करता था। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक झा एंड वेलकम यू ऑल ऑन अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ न्यूमेरिकल। लास्ट वाला लेक्चर हमारा रेक्टिलिनियर मोशन का लेक्चर नंबर 10 था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन का लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी के ही कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ग्राफ रिलेटेड और उसके कुछ कॉन्सेप्ट को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप लोगों का ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम बिल्कुल भी डाउट नहीं बचेगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मोशन अंडर ग्रेविटी का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने आपको 2 केसेस के थ्रू हर चीजों को सॉल्व करवाया था, अगर आपको उनमें थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप लोग पहले लास्ट लेक्चर को देखिए। लेक्चर नंबर 7, 8 एंड 9 एंड 10, इन चारों लेक्चरों में मैंने बहुत डिटेल में मोशन अंडर ग्रेविटी और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया हुआ है। आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल ओरिएंटेड अप्रोच को रखेंगे। हम बहुत तरह के न्यूमेरिकल देखेंगे। लास्ट लेक्चर में भी हमने न्यूमेरिकल देखा था, आज हम उनसे भी टफ लेवल के थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे जिसमें थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट हो और क्वेश्चन की डिमांड कुछ डिफरेंट हो। उसके बाद हम लोग ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो अगेन पेन कॉपी निकालो और हेडिंग लगा लो। सो माय नेम इज दीपक झा एंड दिस इज अवर चैनल ऑर्बिट एजुकेशन स्टार्टिंग दी लेक्चर। तो अगेन जैसा आपका और मेरा डील हो रखा है शुरू से कि मैं पहले क्वेश्चन लिखूंगा, आप लोग स्क्रीन को पॉज करोगे, पहले खुद से ट्राई करोगे, उसके बाद आप लोग मेरा सॉल्यूशन देखोगे। मैं तो क्वेश्चन लिखने के साथ साथ आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन आपको फिजिक्स तभी अच्छे से समझ में आएगी जब आप हर क्वेश्चन को एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट पहले खुद से देंगे। चलिए मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। आइए, पहला सवाल आज के लेक्चर का क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनना। हमारे पास में एक टावर है जिसकी हाइट है कैपिटल H। अब सिचुएशन सुनना, अभी तक हमने एक पार्टिकल को ऊपर से ड्रॉप कराया था, या हमने ऊपर से ऊपर की तरफ फेंका था, या हमने ऊपर से नीचे की तरफ फेंका था। इस बार क्या कर रहे हैं, मिक्स पार्टिकल लेते हैं। एक से ज्यादा पार्टिकल के भी तो सवाल बन सकते हैं, उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले मैं सवाल को समझा देता हूँ आपको। एक पार्टिकल लिया हमने, एक बॉल लिया हमने, बॉल ए। इस ए बॉल की कंडीशन क्या कहती है, ए बॉल की कंडीशन कहती है कि t = 0 पे, t = 0 पे बॉल को ड्रॉप कर दिया गया। t = 0 पे बॉल को क्या कर दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया। ड्रॉप का मतलब क्या होता है कि u की वैल्यू 0 है। इतनी बात आपको क्लियर है? अब एक दूसरी बॉल ली b, जिसको हमने t = 5 सेकेंड पे नीचे की तरफ फेंका है 60 मीटर पर सेकेंड से। एक बॉल को क्या किया हमने, ड्रॉप किया है, दूसरी बॉल को क्या किया है हमने, 60 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ फेंका है। दोनों को साथ साथ नहीं रिलीज किया है। उसको फेंकने का समय t = 5 सेकेंड है। जब हमने पहली वाली को रिलीज कर दिया, उसके 5 सेकेंड बाद हमने दूसरी वाली बॉल को फेंका है। सवाल में ऐसा कहा गया है कि दोनों ही बॉल ग्राउंड पे जब गिरेंगे तो दोनों ही एक साथ गिरते हैं। बोथ A and B falls simultaneously। सवाल में ऐसा बोला हुआ है, both A and B falls simultaneously on ground। दोनों ही बॉल ग्राउंड पर एक साथ गिर रही है, ठीक है। देन फाइंड H, हमें हाइट ऑफ टावर निकालना है कि कितनी ऊंचाई से ये सारा सिचुएशन हो रहा होगा। अब सुनिए मेरी बात को थोड़ा ध्यान से। अगर मैं दोनों को 0 पे ही छोड़ता तो ऑफ कोर्स ये पहले आती, क्योंकि इसको मैंने पहले 60 मीटर पर सेकंड स्पीड भी दे रखा है, ये तो 0 पे है। लेकिन ये पहले ही छोड़ दिया गया तो कहीं ये 5 सेकंड पे कहीं यहाँ होगी, और अब इसको रिलीज किया गया तो इसको इतना ही चलना पड़ा।
और इसको इतना चलना पड़ा, लेकिन दोनों ने सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस को भी कवर कर लिया। क्यों? क्योंकि उसकी शुरू में ही स्पीड 60 मीटर पर सेकंड थी। इतनी बात आप लोगों को क्लियर समझ में आ रही होगी। अब आइए मैं आपको चीजें बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूं। पहले मैं अगर ए बॉल के लिए डिस्कस करूं तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि ए जो बॉल है उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, गिरने का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो है हमारे पास में t1। अच्छा, अगर मेरे से कोई पूछे कि t1 क्या होगा तो हमको पता है ये हमारा केस नंबर फर्स्ट है। जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि केस फर्स्ट का मतलब क्या कह रहे हैं सर, वो लोग लास्ट लेक्चर और उससे लास्ट लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9 को बहुत डिटेल में जाकर के एक बार देखो, तब आपको ये सवाल बिल्कुल चुटकियों का खेल लगेगा। ठीक है, आइए मैं तो आगे बढ़ रहा हूं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला इस सिचुएशन में जब हम हाइट पे जाकर के बॉल को ड्रॉप करते थे वो उसका फॉर्मूला होता था √2h/g। इतनी बात क्लियर है? अब इसका फॉर्मूला सर हमको पता है, मैंने मान लिया इसका टाइम पीरियड है 2, सॉरी टाइम पीरियड नहीं कह रहा, टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है इसका 2। अब सर जैसे ही हम टॉप पे जाकर के कोई स्पीड देते थे तो हम इस सिचुएशन को तो बेसिक से सॉल्व करते थे। बिल्कुल सही बात है, तो मैं t2 को बेसिक से सॉल्व करने जा रहा हूं। अब सुनिए बात को ध्यान से, अगर बेसिक से सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो हमें साइन कन्वेंशन खुद से मानना पड़ेगा। सारी सिचुएशन नीचे की तरफ हो रही है, मैंने मान लिया नीचे की तरफ है प्लस, जिसके कारण s जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस का h क्योंकि नीचे की तरफ है। u हमारे पास में प्लस का 60 है क्योंकि नीचे की तरफ है। a हमारे पास में प्लस का g हो जाएगा जो कि हो जाएगा प्लस का 10। बिल्कुल सही बात है। अब नीचे की तरफ कुछ भी चीज नहीं बचती, अब तो सीधे सीधे टाइम, जो टाइम है हमारे पास में वो है t2 और हमें यही फाइंड करना है। आइए बेसिक वाली इक्वेशन लगाते हैं। सर यहाँ पे क्यों नहीं लगाया आपने बेसिक वाला इक्वेशन? क्योंकि ये हमारा केस फर्स्ट से मैच कर रहा है। जिन भी लोगों को केस फर्स्ट नहीं पता है वो लोग जाकर के देखिएगा, लेकिन जिनको पता है वो लोग समझ गए कि सर केस फर्स्ट आपने लास्ट लेक्चर में बताया था, उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आया था 2h/g। आइए अब इसमें जो t2 का जो एक्सप्रेशन आएगा वो हमारा आएगा यहाँ से s बराबर ut प्लस हाफ a/t²। s कितना है हमारे पास में? h के बराबर है, u 60 के बराबर है, टाइम t t2 लिखेंगे हम लोग, ये हमें यही फाइंड करना है t2 प्लस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस का 10 और ये t2 का स्क्वायर। जब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम लोग तो आएगा हमारे पास में 660 t2 प्लस 5 t2 का स्क्वायर। एक इक्वेशन हमारे पास में ये बन गई है। यहां से भी हम h की वैल्यू निकालेंगे तो h की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? g t1 स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू h। इतनी बात क्लियर है? आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहां से भी हमारे पास में h आ गया, यहां से भी हमारे पास में h आ गया। दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट हमें इक्वल दे रखा है। बिल्कुल सही बात है। अब आइए सर कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं अगर यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? g की वैल्यू 10, तो आ जाएगा हमारे पास में 5 t1 स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे दे रखा है t2 और यहाँ पे दे रखा है t1। अच्छा, यहां से यहां तक का अगर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट t2 है, और हमें यही बोला हुआ है बोथ बॉल्स फॉल साइमल्टेनियसली ऑन द ग्राउंड, यानी कि दोनों के दोनों सेम टाइम पीरियड पे आ रहे होंगे। इतनी बात आपको क्लियर है? सॉल्व करेंगे। हमारे पास में ये t0 से शुरू हो रहा है, ये 5 से शुरू हो रहा है, तो हमारे पास में एक रिलेशन और पता है। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको बोल दिया मैंने फर्स्ट। और अब मैं मान लेता हूँ एक थर्ड इक्वेशन। क्या होगी वो थर्ड इक्वेशन? जरा ध्यान से सुनिएगा थर्ड इक्वेशन क्या होगी। थर्ड इक्वेशन हमारे पास में a के लिए जो टाइम पीरियड होगा वो तो सर 0 से लेकर के शुरू हो रहा है, तो t2 तो 5 से शुरू हो रहा है, यानी कि t2 t1 से 5 कम होगा। इसका मतलब अगर मैं t2 में 5 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास में t1 आएगा। वैल्यू किसकी कम होगी? t2 की कम होगी। तो अब मैं इन चीज़ों को आगे सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं t1 की वैल्यू यहाँ रखता हूँ, तो मेरे पास में क्या मिल जाएगा? 5 t2 प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर h। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 4 बन गई है। लिखूंगा मैं क्या? यूजिंग थर्ड। इस वाली इक्वेशन में मैंने
थर्ड को यूज किया तो मेरे पास में इक्वेशन नंबर 4 बन गई। क्या बन गई? h इक्वल्स टू 5 इंटू में T2 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब जरा सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। क्या मेरे पास में h की वैल्यू ये आ रही है और यहाँ से 4 से h की वैल्यू ये आ रही है, तो मैं यहाँ लिखूंगा इक्वेशन नंबर 4 एंड सेकंड। जब मैं फोर्थ वाली इक्वेशन को और सेकंड वाली इक्वेशन को दोनों को इक्वेट करूंगा तो मेरे को क्या मिलने वाला है? मेरे को मिलेगा 5T2 प्लस 5 का होल स्क्वायर जो कि h के बराबर है, वो किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा 60T2 प्लस 5T2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसमें 5 को कॉमन लेके काट दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? T2 प्लस 5 का होल स्क्वायर, 5 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ दोनों साइड, तो 12T2 और ये हो जाएगा T2 का स्क्वायर। इसी को आगे मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को यहाँ से मिलेगा T2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab सॉल्व करूंगा, 2 5 जा 10 और T2, ये हो जाएगा मेरे पास में 12T2 और ये आ गया T2 का स्क्वायर। T2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, 10T2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा और 25 बराबर 2T2 आ गया। जब मैं T2 को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में आया 12.5 T2 के बराबर। इसका मतलब दूसरे वाले बॉल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना है? 12.5। तो पहले वाले का कितना हो जाएगा? कुछ नहीं करना है हमें, हम लिखेंगे पुट इन थर्ड T2 की वैल्यू मैं किस में रखूंगा? थर्ड में रख दूंगा। तो मेरे पास में T1 कितना आ जाएगा? T1 आ जाएगा 12.5 प्लस 5, ये कितना आ गया? 17.5 सेकंड आ गया। अब अगर मेरे पास में T1 आ गया है तो T1 और H का रिलेशन पहले से हमें पता है, तो अब मैं इस वाले फॉर्मूले में रख दूंगा। आई होप आपको एक एक चीजें समझ में आई होगी। मैं एक बार दोबारा से समराइज कर देता हूँ। एक बार मैंने क्या किया, क्या कह रखा है कि t इक्वल टू 0 से इसे छोड़ा गया, इसको t इक्वल्स टू 5 पे, दोनों ही सेम टाइम पे गिर रहे हैं, दोनों ही सेम टाइम पे गिर गए, लेकिन ये तो 5 सेकंड पहले ही चला था। इसका मतलब जो T1 की वैल्यू है वो T2 के कंपैरिजन में 5 ज्यादा है। तो एक इक्वेशन हमारे पास में ये बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनी हमारे पास में? जब मैंने बी वाली बॉल पे यानी कि T2 का जो वैल्यू सॉल्व किया तो हमको पता है ये तो सर जनरलाइज केस बन रहा है, तो इसके लिए सारी वैल्यूज लिखी हमने साइन के साथ, नीचे वाले साइन को हमने प्लस माना, इक्वेशन लगा दी हमने s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s क्या है हमारे पास में? h, u कितना है? 60, T2 हाफ 10t स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व किया तो हमारे पास में h की वैल्यू ये आ गई। एक हमारे पास में h, T2 और T1, हमारे पास में कुल मिलाकर के 3 वेरिएबल है, तो 3 इक्वेशन बनानी चाहिए थी हमें। एक यहाँ बन गई, एक यहाँ बन गई, एक हम निकालेंगे इस सिचुएशन से। देखो मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ से T1 का रिलेशन बनाया, यहाँ से T2 का रिलेशन बनाया और इन दोनों को रिलेट करा दिया, क्योंकि h भी तो वेरिएबल है, h वेरिएबल है, T2 वेरिएबल है, T1 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, तो 3 इक्वेशन बननी ही थी। T1 की सिचुएशन केस 1 से मैच हो रही है। अगर ये केस 1 से मैच हो रहा है तो हमारे पास में इसका रिलेशन हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास में आ गया था 5T1 का स्क्वायर बराबर h। अब हमें पता है कि T1 की वैल्यू T2 प्लस 5 है, तो मैंने इस वाली इक्वेशन को T2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये वाली इक्वेशन पहले से T2 के फॉर्म में थी, दोनों ही h को दिखा रहे हैं, यानी कि h की वैल्यू T2 के फॉर्म में, यहाँ से h की वैल्यू T2 के फॉर्म में, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, 5 से कैंसिल कर दिया, एक इक्वेशन मिली हमें, वहां से आंसर मिला T2 का। अगर मेरे पास T2 का इक्वेशन आ गया तो मैं इसको पुट इन इक्वेशन थर्ड करूंगा तो मेरे पास में 17.5 सेकंड आ गया। आई होप आपको इतना कुछ समझ में आया हुआ होगा। बेसिक सवाल जो होते हैं सीधे सीधे फॉर्मूला लगाते हुए और थोड़े से और टफ लेवल के सवाल, वो मैंने लास्ट लेक्चर में कराए थे। मैंने आज बोला ही है कि आज मैं आपको कुछ मॉडिफिकेशन वाले सवाल कराऊंगा जिसमें हमें डायरेक्टली पता नहीं चलेगा कि करना कैसे है सवाल को, वो प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगा। तो ऐसे सवाल आपको प्रैक्टिस के थ्रू ही आएंगे, ठीक है। तो ये कई बार टाइम ऑफ फ्लाइट को रिलेट करने वाला 2 कंडीशन वाले को इस तरीके से डील करता है। अभी हमारा आंसर नहीं आया, हमारा जो मेन काम है वो h निकालने का है। T1 आ गया हमारे पास में, T1 आ गया हमारे पास में, T2 आ गया हमारे पास में। अब मैं इस वाले फॉर्मूला में रख दूंगा और हमारे पास में पूरा आंसर आ जाएगा। मैं ये रब कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ और अब हम मेन आंसर निकालने वाले सवाल का देखिए। तो अगर मैं अब इसे, हमें पता है कि जो T1 की जो वैल्यू है वो 17.5 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 17.5 इस वाली इक्वेशन में बराबर अंडर रूट 2h
बाय जी क्या है हमारे पास में, जी की वैल्यू है 10। मैं इसको कट कर देता हूं तो ये इधर से रूट आ जाएगा, इधर होकर के स्क्वायर 17.5 का स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास में h/5। अब यहां से हमको h निकालना है, कोई कठिन काम नहीं है, हमें 17 का स्क्वायर तो याद ही होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 17.0.5 का होल स्क्वायर बराबर h/5। 17 का स्क्वायर होता है 289, प्लस में 0.5 का स्क्वायर होगा 0.25। 2ab, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 हो जाएगा, 34 को हाफ से करेंगे तो फिर 17 हो जाएगा। ठीक है, 2ab इक्वल्स टू h/5। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो 289 प्लस में 10 299 और उसमें 7 गया तो 306, तो कितना हो गया ये 306.25 इंटू में 5 मीटर, ये आ गया हमारे पास में h। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 12, 5 6 जा 30 तो 31 हो गया, ये आ गया 3, 5 3 जा 15। तो हमारे पास में इतना मीटर आ गया ये हाइट। तो हमारे पास में T1 आ गया, T2 आ गया और H आ गया। आई होप आपको एक एक चीज है बिल्कुल अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आई होगी। मैं फिर आपको कहता हूं, हुआ क्या सवाल में, t = 0 पे एक बॉल को छोड़ा गया, एक t = 5 पे छोड़ा गया, तो जो ये वाला जो टाइम पीरियड, दोनों गिरे साथ में ही, लेकिन ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो तो इस वाले कंपैरिजन में 5 कम होगा। तो अगर मैं इस वाले में 5 जोड़ दूंगा तो क्या इसकी बराबरी कर लेगा, तो T2 में 5 जोड़ करके T1 के बराबर कर दिया। एक बार मैंने T1 का रिलेशन बनाया, एक बार मैंने T2 का रिलेशन बनाया, T1 को T2 से रिलेट कर दिया क्योंकि हमारे पास में T2 प्लस में 5 बराबर T1 था पहले से ही, और हमने इसके थ्रू हमने सवालों को सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे इसकी जो गिनती होती है टफ सवालों में होती है, लेकिन अगर कंसेप्ट हमारे क्लियर है जैसे जैसे मैंने आपको पढ़ाया है तो हम बिल्कुल चीजों को समझ सकते हैं कि हाँ कैसे सवाल को अप्रोच करना है, किसी भी टफ से टफ सवाल को। आइए अब इससे रिलेटेड एक और सवाल हम लेते हैं सिचुएशन को। जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट को रिलेट कर सकते हैं हम 2 कंडीशन से, वैसे ही हम हाइट को भी रिलेट करते हैं 2 कंडीशन से। आइए कैसे उस सवालों को करते हैं, मैं वो सवाल लिखने जा रहा हूं, और अगेन आई होप आप लोग एक एक चीजें ढंग से नोट कर रहे होंगे और घर पे प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आपको एक बार यहाँ पे सवाल सॉल्व करने से फिजिक्स नहीं आएगी। फिजिक्स सिर्फ और सिर्फ तब आती है जब आप अकेले होते हैं और किताबों के साथ होते हैं और जो आपने पढ़ा होता है उसे आप रिवाइज करते रहते हैं, तभी फिजिक्स समझ में आएगी। आइए दूसरा सवाल करते हैं। देखिए दूसरे सवाल में कंडीशन कुछ ऐसी दे रखी है, क्या रखा है कि हमारे पास में ये एक हाइट है h, अगेन हाइट है h। क्या रखा है कि हमने यहां से एक वस्तु को ड्रॉप किया, ये वस्तु हमारी ना आ गई है h1 हाइट तक। जैसे ही ये h1 पे आई एक दूसरी वस्तु को ड्रॉप किया गया, और दूसरी वस्तु को ड्रॉप किया गया h2 हाइट से, h2 हाइट फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, मतलब यहां से। ये वाली बॉल यहां आ चुकी है, ठीक है, ये वाली बॉल चल करके जैसे ही यहां आती है हम h2 हाइट से, अब h2 h1 के बराबर नहीं है, ऊपर से h2 हाइट से हम इसको भी रिलीज करते हैं, ड्रॉप करते हैं। अब अगर बहुत ध्यान से देखूं, जिस टाइम पे यहां से ये यहां पहुंचा उस टाइम पे ये यहां था, तो ये कितना चला होगा, तो हमारे पास में जो A वाला जो बॉल है वो चला होगा h-h1। अच्छा, ये जो B वाला जो बॉल है हमारे पास में, B वाला जो बॉल है वो चला होगा h-h2। इतनी बात क्लियर है। तो अब दोनों के डिस्प्ले मतलब उतने ही टाइम में ये वाला बॉल डिस्प्लेस हो रहा है h-h1, उतने ही टाइम में ये डिस्प्लेस हो रहा है h-h2। सवाल की कंडीशन ये है, बोथ, ऐसे लिखता हूं सवाल को, when A reaches at या h1 height below the top, from the top of tower, ball B is released from h2 height
बिलो द टावर। कंडीशन जो मैंने आपको समझाई उसको शब्दों में, पैसेज में कुछ ऐसा दिया हुआ था। ये एक बहुत बड़े पैसेज का एक छोटा सा कंडीशन है। जैसे ही मैंने इसको यहां से छोड़ा, ये यहां पहुंच गया और उसी टाइम पे मैंने S2 हाइट से इसको छोड़ा, तो जिस टाइम में A बॉल H-H1 चल रहा है, उसी टाइम में B बॉल H-H2 चल रहा है। आपको बस इतना समझना है। बोथ बॉल्स फॉल ऑन ग्राउंड simultaneously find height। हमें हाइट निकालना इस वाले सवाल में भी। लास्ट वाले सवाल में हमारे पास में 2 टाइम पीरियड थे, उसके थ्रू हमें हाइट निकालनी थी। इस बार हमारे पास में 2 डिस्प्लेसमेंट है, भले ही वो अनइक्वल है लेकिन दोनों का टाइम सेम है। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट का टाइम सेम है, हो भी सकता है। हमें इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट के थ्रू हमें पूरा टोटल हाइट निकालना है टावर का। आप लोग इसे नोट करिए जब तक मैं आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। मैं लेता हूँ एक पानी ब्रेक, ठीक है। आप लोग इसे एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट जरूर दीजिएगा। बेटा विजिबल तो होगा ये? हाँ विजिबल है, ठीक है। वैसे मैंने आपको इनफ सवाल एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आपको 1-2 शब्दों में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही होगी तो ये ग्राउंड लिखा हुआ है, ठीक है। आपको मैंने बहुत इनफ टाइम दिया, इनफ एक्सप्लेनेशन दिया। चलिए अब मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ सवाल को। कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान सुनिएगा। सवाल ये ना टफ नहीं है, थोड़ा सा नया है और मिक्स कॉन्सेप्ट है। 2 पार्टिकल है ना, तो दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करना होगा आपको। चलिए मैं उसको करने जा रहा हूँ। हमें ये पता है कि अगर मैं यहां से मान लो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट T1 है और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट T2 है, ठीक है। हमें ये पता है कि अगर मैं इस वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट लिखूं तो ये T1 होगा टॉप से लेकर के ये। अच्छा, अगर मैं इस वाले टाइम को स्मॉल t मान लो तो क्या यही टाइम स्मॉल t इसके लिए होगा? क्योंकि जिस टाइम ये H1 से लेकर के ग्राउंड तक आया उसी टाइम में ये S2 से लेकर के ग्राउंड तक आया, तो दोनों का टाइम ये है। बस यही से मेरे को हेल्प लेनी है। तो मैं इस स्मॉल t को कैसे लिख सकता हूँ? स्मॉल t को मैं कैसे सकता हूँ? ध्यान से सुनना। मैं A बॉल के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टाइम लिखता हूँ और फिर B बॉल के लिए मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टाइम लिखूंगा। कैसे? ज़रा ध्यान सुनना। B बॉल तो इतना चला ही नहीं है, वो तो यहाँ था ही नहीं, वो तो यही था ना। तो मेरे लिए कॉमन पार्ट क्या हो गया? ये वाला पार्ट कॉमन हो गया। A के लिए ये वाला पार्ट H-H1 और B के लिए H-H2। आइए, ठीक है। तो A के लिए अगर मैं ये वाला पार्ट लिखूँ तो मैं कैसे लिखूंगा? इस पूरे टाइम में से ये वाला टाइम घटा दूंगा। दोबारा सुनो, पूरे टाइम में से ये वाला टाइम घटा दूंगा। तो अगर मैं पूरा टाइम लिखूं, यानी कि मैं अगर पूरा का पूरा टाइम लिखूं तो क्या बनेगा मेरे पास में? तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या केस फर्स्ट से मैच हो रहा है? क्योंकि ऊपर से ड्रॉप किया गया है, फेंका नहीं गया, ड्रॉप किया गया है, तो होता है √2h/g। आसान है, ये पूरा टाइम आ गया। लेकिन हमें सर हमें तो ये स्मॉल t लिखना है, तो मैं पूरे में से स्मॉल h1 तक का टाइम हटा दूंगा। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस टाइम को लिखूं तो इस टाइम के लिए ये वाली हाइट लेनी पड़ेगी। जब मैंने पूरा टाइम लिखा तो मेरे को पूरी हाइट लेनी पड़ी। तो क्या लिखूंगा इसे? 2h1g और ये आ गया हमारे पास में स्मॉल t। अब यही स्मॉल t टाइम मैं B वाले बॉल के लिए लिखूं तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? √2। इसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ ये हाइट है, तो H-H2/g। ये क्या आ गया हमारे पास में? ये टाइम आ गया। और अब मैं इन दोनों को बस इक्वेट कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। सारा का सारा खेल ना इस टाइम को लिखने में था। इसीलिए मैंने आपको बोला कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब अगर फॉर्मूला ही नहीं याद है तो अब इसमें बेसिक से करोगे तो सवाल ही बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैंने आपको ये हिंट बहुत बार दिया था कि एक बहुत बड़े सवाल में जहाँ पे कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे होंगे वहाँ के लिए फॉर्मूला ही बेस्ट है। और फॉर्मूला अगर याद रख रहे हो तो आपका टाइम बचेगा। आप बहुत सारे सवालों में उलझने से पहले ही आंसर दे दोगे। इतनी बात क्लियर है? चलिए, तो मैं दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं तो मैं क्या लिखूंगा? इक्वेट बोथ।
अगर मैं दोनों को इक्वेट करूं तो क्या मिलेगा मेरे पास में, √2h/g माइनस √2h1/g, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा √2h माइनस h2/g। रूट जी कैंसिल कर दूंगा हर तरफ से, और इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। और यहां क्या बचेगा हमारे पास में, 2h माइनस h2, √2 कैंसिल कर दूंगा तो क्या बचेगा, h1 माइनस, सॉरी h नहीं होगा, कैपिटल h है, स्मॉल h1 इक्वल्स टू h माइनस h2 का रूट। मैं स्क्वायर करूंगा बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे ही मैंने स्क्वायरिंग किया, क्योंकि मेरे को क्या करना है, मेरे को ये h निकालना है h1 और h2 के फॉर्म में, क्योंकि मेरे को h1 और h2 दे रखा है सवाल में कि बॉल A चला h1 और B चला h2। आई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया h प्लस h1 माइनस 2h h1 इक्वल्स टू h माइनस h2। h से h, कैपिटल H से कैपिटल H कैंसिल हो गया, ये हमारे पास में उधर गया, h2 इधर आ गया, तो क्या मिला हमें, h1 प्लस में h2 इक्वल्स टू 2√h h1। अगेन इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, h1 का स्क्वायर h2 का स्क्वायर प्लस में 2h1 h2 इक्वल्स टू 2h h1। इतनी बात आपको क्लियर है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं, मैंने सही तो किया है ना बच्चों, हाँ सही। अच्छा ये 4 हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्क्वायर किया ना बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। आइए अब कैसे सॉल्व करेंगे सर, कुछ नहीं है अब तो, बहुत इजी है हमारे लिए। अच्छा मेरे को इसको सॉल्व करना ही नहीं था, देखिए एक अच्छा आंसर मिलेगा, स्क्वायर करोगे अगर आप इसे स्क्वायर करोगे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि h1 प्लस में h2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4h h1। बस आप h1 से डिवाइड कर दो, h1/4 से, और हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, h1 प्लस में h2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4h1 बराबर कैपिटल H, और ये हमारे पास में इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो देखिए जो सवाल आपको बहुत टफ लग रहा था ना, वो टफ नहीं था। कैसे मैंने जो चीज़ मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाई है, जो चीज़ मैंने आपको कंसेप्ट लेक्चर में पहले ही बताया हुआ है, जब मैंने डिटेल एनालिसिस किया था केस 1 और केस 2 बना करके पूरे के पूरे मोशन अंडर ग्रेविटी का। अब जैसे ही मैंने उसे आपको समझाया तो मैंने वही चीज़ें अप्लाई करी है, बस थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ, कि हाँ जो सवाल में डिमांड है उसको उस तरीके से आपको लिखने आना चाहिए, और अगर आप उसे उसको उस तरीके से लिखोगे फिर तो बस आपको इक्वेट करना है और आंसर लाना है। हाँ कई बार आपको रूट वगैरह को सॉल्व करने आना चाहिए, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हमने ऐसा देखा था। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप एक बार कमेंट जरूर करना, मैं आपको खुद एक दोबारा शॉर्ट वीडियो के फॉर्मेट में उस सवाल को दोबारा समझा दूंगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम, कि इसी में सर मोशन अंडर ग्रेविटी से अलग थोड़े से जनरली ग्राफ के सवाल कैसे आते हैं। ठीक है, वैसा ऐसा नहीं है कि हमारे लिए ग्राफ बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया नहीं है। हमने हर सवाल में ग्राफ बनाया है, जब हमने केसेस को डिस्कस किया है तब भी बनाया है। हमको पता है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 180 डिग्री होता है तब ग्राफ में क्या चेंजेस आते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है, इनके ग्राफ कैसे बनाते हैं। और अगर 0 डिग्री होगा तो ये तो प्योरली मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन है, इसके ग्राफ तो और भी ज़्यादा ईजी होते हैं। ये सब बातें हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इतने सारे लेक्चर हमने कवर किए और अभी तक हम रेक्टिलिनियर मोशन ही पढ़ रहे। तो आप खुद सोचिए हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी होगी, कितने डेप्थ में। मैं अभी आपको पहले बता दूं, अभी मैंने प्रोजेक्टाइल का एक भी सवाल नहीं कराया। प्रोजेक्टाइल हम आने वाले 1-2 लेक्चर के बाद हम शुरू करेंगे, उसको एक नई सीरीज की तरीके से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम रिलेटिव मोशन भी पढ़ेंगे। तो एक एक चीज बिल्कुल डेप्थ में हम कवर करेंगे, ऐसा कवर करेंगे जैसा किसी ने कवर नहीं किया होगा। ठीक है, और बिल्कुल आपको कठिनाई नहीं होगी, टफ से टफ सवाल भी आपको इजी लगेगा। चल आइए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम सॉल्व करते हैं ग्राफ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। आइए तो ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे आते हैं मैं आपको वो बताता हूं। कुछ भी नहीं होगा,
जो अगर जिसने स्ट्रेट लाइन चैप्टर मैथ्स में थोड़ा सा भी पढ़ रखा होगा या बेसिक मैथ्स जिनका क्लियर होगा, थोड़े से ग्राफ के कंसेप्ट क्लियर होंगे, उनके लिए बहुत इजी है। और हमने तो ग्राफ के सवालों को समझा भी हुआ है पहले कि ग्राफ से रिलेटेड हम मोशन को कैसे एनालाइज करते हैं। चलिए मैं सवाल लिखने जा रहा हूं। देखिए काफी ही सवाल है। ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कैसे आते हैं ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसको समझिएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ आपको कि ये हमारे पास में पहला ग्राफ दे रखा है जो कि हमारे पास में वीटी ग्राफ है, ये हमारे पास में वीटी ग्राफ है। देखिए तो वीटी ग्राफ हमें कुछ इस तरीके का दे रखा है, कुछ इस तरीके का दे रखा है, और ये एंगल हमें दे रखा है। चलो थोड़ा सा इसको और कठिन बनाते हैं, कठिन इन द सेंस कुछ इस तरीके से करते हैं। देखिए ये हमें वीटी ग्राफ दे रखा है, ये वी एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, और ये हमारे पास में इसका वाई इंटरसेप्ट माइनस का सी। ठीक है, ये हमारे पास में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल दे रखा है थीटा, और इस टेन थीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है के, यानी कि हमें स्लोप गिवन है, हमें स्ट्रेट लाइन का स्लोप गिवन है। अब आइए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ये समझिए। हमसे बोला हुआ है व्हाट इज एक्सेलरेशन, या फिर कई बार ऐसे बोला होता है सवाल में कमेंट ऑन एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन पे कमेंट करो या फिर एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाओ टाइम के साथ। आपको वीटी से एक्सेलरेशन टाइम तक जाने के लिए कह सकते हैं। तो एक जनरल क्वेश्चन ये बनता है कि एक्सेलरेशन के बारे में आप कैसे फाइंड कर सकते हैं इस ग्राफ के थ्रू, मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूँ। आइए, हमें ये पता है कि ये हमारे पास में स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर एम एक्स प्लस में c। यहाँ पे y क्या है सर, यहाँ पे तो y है v एक्सिस। अच्छा x एक्सिस क्या है, x एक्सिस है टाइम। स्लोप होता है m, सर स्लोप तो यहाँ हमारे पास में t है और c की वैल्यू है माइनस का c। अब अगर मेरे से कोई एक्सेलरेशन पूछे तो क्या एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt, यानी कि सर वेलोसिटी का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या कह रखी है, के टी माइनस का सी, सी यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, तो कितना आ जाएगा स्लोप, सिर्फ और सिर्फ हम के टी का डिफरेंशिएशन करेंगे, सी का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन 1 रह क्या जाएगा के, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया के, और के तो सर कांस्टेंट है हमारे पास में। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इस वाले वीटी रिलेशन में क्या एक्सेलरेशन जो होगा पार्टिकल का वो कांस्टेंट होगा, और अगर कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन टाइम का हम ग्राफ भी बना सकते हैं, एक्सेलरेशन टाइम का हम ग्राफ बना सकते हैं। और एक्सेलरेशन अभी तक हमने कांस्टेंट ही पढ़ा हुआ है, तो ये हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। अब सारा का सारा के पे डिपेंड करेगा, कि अपने आप में एक पॉजिटिव वैल्यू होगा क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है और के ही स्लोप है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ। और एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो जाएगा। ये हमारा पहला सवाल हो गया। कई बार क्या कहते हैं, कई बार सवाल थोड़ा सा चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा उसको समझो। ये y एक्सिस तो v ही रहेगा, टाइम एक्सिस में t की जगह ना t स्क्वायर दे देंगे, और बिल्कुल सवाल ऐसा ही रहेगा, सवालों में कुछ भी अंतर नहीं रहेगा, सवाल में कुछ भी अंतर नहीं रहेगा। तो कैसे करेंगे, समझिए बात को ध्यान से। तो अगेन ये हमारे पास में y बराबर एम एक्स प्लस में c है, y क्या है, y हमारे पास में v, m क्या है यहाँ दे रखा होगा कि जो इसका स्लोप है टेन थीटा वो हमारे पास में k है जो कि स्लोप के बराबर है। अब x जो है हमारे पास में वो तो सर इस बार t स्क्वायर है, वैसे क्या हुआ करता था, t हुआ करता था नॉर्मल सवाल में, पर यहाँ पे नॉर्मल सवाल नहीं दे रखा है, यहाँ पे टाइम एक्सिस की जगह टाइम का स्क्वायर दे रखा है। और m क्या है हमारे पास में, m है हमारे पास में स्लोप, ये हो गया हमारे पास में y इंटरसेप्ट c। अब अगर हमसे बोले कि कमेंट ऑन एक्सेलरेशन फॉर दिस ग्राफ, तो a हमको पता है क्या होता है, ये होता है dv बाय dt। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं के टी स्क्वायर माइनस के c को, तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में आएगा 2kt। अब जब हम इसको समझेंगे तो हम ये ऐसा कहेंगे कि सर देखो टाइम जैसे ही 1 हुआ तो एक्सेलरेशन कितना होगा 2k, लेकिन टाइम अगर 2 हो गया
तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 4 के, टाइम अगर 3 हो गया तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 6 के। यानी कि सर एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन टाइम, एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन टाइम। तो सर यहां पर जो होगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। तो अगर मैं इस एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ बनाऊं तो एक्सेलरेशन जो है वो y एक्सिस है और टाइम जो है वो x एक्सिस है, और जो 2k है ये तो कांस्टेंट है क्योंकि k की वैल्यू कांस्टेंट है क्योंकि ये स्लोप है, और 2 भी कांस्टेंट है। तो ये बनेगा एक और लीनियर इक्वेशन, यानी कि एक्सेलरेशन इज लीनियरली इंक्रीजिंग इन नेचर, और जिसका जो स्लोप होगा, मान लो इसको मैंने 5 बोल दिया, तो यहाँ पे जो tan phi होगा वो 2k के बराबर होगा। तो अगर आपको VT स्क्वायर ग्राफ भी दे रखा हो तो हमें AT ग्राफ कैसे बनाना है, और VT ग्राफ दे रखा हो तो हम AT ग्राफ कैसे बनाना है, उसके बारे में मैंने पूरा आपको ब्रह्म ज्ञान दे दिया कि कैसे VT से आप लोग AT निकालोगे। कई बारी सवाल आता है, पूरा का पूरा पैसेज फॉर्म में भी आ सकता है, मैच द कॉलम फॉर्म में भी आ सकता है। चलिए ऐसे ही टाइप पे सवाल कुछ और भी बनते हैं, मैं वो आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। हाँ जी, विजिबल भी है सब कुछ। चलिए आइए, अगला जो होता है हमारे पास में वो होता है वेलोसिटी का रिलेशन आपको डिस्प्लेसमेंट के साथ या पोजीशन के साथ अगर देते हैं। दूसरा सवाल क्या आता है, बिल्कुल ही वेलोसिटी का जो रिलेशन होगा वो x के साथ दे रखा होगा, तब कैसे करेंगे। अगेन वही चीज़ हमारे पास में कुछ इस तरीके का सवाल दे रखा होगा, ये हमारे पास में थीटा दे दिया और जो tan थीटा की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है जो कि k के बराबर है, ये हमारे पास में माइनस का c है। तो हमें पता है ये तो सर एक स्ट्रेट लाइन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y बराबर mx प्लस में c। y क्या है हमारे पास में, y है v, और x क्या है, x तो सर इस बार x ही है, ठीक है। k क्या है हमारे पास में, m क्या है, स्लोप k के बराबर, ये हो गया c। अब अगर कोई मेरे से यहाँ से पूछे कि सर अब हमें बताओ कि एक्सेलरेशन का रिलेशन पोजिशन के साथ क्या होगा, तो कैसे करेंगे उसको समझिए। तो हमको पता है कि एक्सेलरेशन होता है v dv बाय dx, हमें ये तो पता है। तो इसका मतलब सर पहले हमें dv बाय dx निकालना होगा। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो dv बाय dx, तो क्या मिलेगा हमें, kx माइनस c को मैं डिफरेंशिएट करूंगा पोजीशन के रिस्पेक्ट में, जिसका आंसर क्या आएगा मेरे पास में, k आ जाएगा। तो सर ये तो आ गया हमारे पास में dv बाई dx। इसका मतलब सर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो पहले v रखेंगे, v कितना है हमारे पास में, kx माइनस का c, और फिर रखेंगे हम लोग k। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा k स्क्वायर x माइनस c के अपने आप में एक नया कांस्टेंट होगा। अब आइए, अगर मेरे से बोले कोई इसका ग्राफ बनाओ तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। एक एक चीज मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। अब सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है कि इनको कितनी ज़्यादा आप रिसेप्टिविटी से कितनी ज़्यादा आप इसे याद रखोगे, सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। चलिए, एक्सेलरेशन को अगर मैं y एक्सिस पे बनाऊं और पोजीशन को मैं अगर x एक्सिस पे बनाऊं तो ये कांस्टेंट है, k स्क्वायर भी एक कांस्टेंट है। तो अगेन ये तो सर हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन ही आ गई जिसका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस का सी के, और सॉरी y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, माइनस का सी के। और अगर ये अल्फा है एंगल तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा k स्क्वायर, अगेन कांस्टेंट होगा। और ये जो एक्सेलरेशन है वो लीनियरली इंक्रीजिंग विद पोजीशन होगा। तो इस सवाल को भी मैंने आपको सिखा दिया। सर इसमें भी क्या जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ vx का ही रिलेशन दिया हुआ हो, क्या किसी और का स्क्वायर वगैरह नहीं देंगे, बिल्कुल दे सकते हैं। तो इसी में हमसे तीसरा सवाल कुछ ऐसा बन जाता है, ये शायद तीसरा ही सवाल होगा, पहला दूसरा ये तीसरा होगा। अभी हमारे पास में चौथा सवाल होगा। हाँ जी, देखिए चौथा सवाल इसमें कैसा बनता है, चौथा सवाल कुछ इस तरीके का बनता है कि हमें v स्क्वायर और x का ग्राफ दिया हुआ रहता है कुछ इस तरीके से। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड सवाल है, टफ बुक्स में इरोडो वगैरह में, क्रोटो वगैरह में ग्राफ रिलेटेड तो सवाल इतने नहीं है, लेकिन पैसेज वगैरह में कई बार आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, हमें कुछ इस तरीके से दे रखा है। तो इससे हम एक्सेलरेशन और एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो इसे आप आई होप नोट कर चुके होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ वो समझिएगा, सुनिए। एक्सेलरेशन
सॉरी इससे अगर मैं लिखना चाहूँ तो हमें पता है ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो सर ये तो y बराबर mx प्लस सी की फॉर्म में, बिल्कुल सही बात है। जो अभी तक किया वही तो कर रहे हैं, पर सर यहाँ पे जो y है वो v स्क्वायर है और m जो है वो k है, और ये हो गया x और ये हो गया माइनस का कोई c, आइए माइनस का c। तो अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि हमको पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है हमारे पास में वो होता है v dv बाई dx। सर dt वगैरह यूज नहीं करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि t का कोई एक्सिस ही नहीं दे रखा। अगर हम कर भी ले तो हम कर ही नहीं सकते, हमें पता ही नहीं टाइम के साथ v कैसे वेरी कर रहा है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ x के साथ पता है। तो जब भी x के साथ वेलोसिटी का वेरिएशन दे रखा हो तो हम dv बाई dx को लगाएंगे। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 2v dv बाई dx। जरा ध्यान सुनिएगा, v स्क्वायर को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, पहले v स्क्वायर का करेंगे तो 2v और फिर v का करेंगे तो dv बाई dx, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ k बच गया। तो v dv बाय dx आ गया हमारे पास में k बाई 2। अरे सर ये तो सर कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब सर अगर मेरे पास में v स्क्वायर x का ऐसा ग्राफ दिया हुआ हो तो क्या सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और वो भी x के साथ कांस्टेंट होगा, यानी कि हर पोजीशन पे एक्सेलरेशन फिक्स है जिसकी वैल्यू कितनी है k बाई 2। और ये हमारा देखो सेम नेचर का ग्राफ है। अगर थोड़ा सा भी vx का जो ग्राफ आया था vx का, उसमें भी ग्राफ ऐसा आया था, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन लीनियरली इंक्रीजिंग आ गया था। लेकिन v स्क्वायर x का ग्राफ वैसे ही शेप में आया, पर उसका एक्सेलरेशन और x का ग्राफ कांस्टेंट हो गया। तो आपको ग्राफ को सॉल्व करने से पहले उसके एक्सिस पे आपको अच्छे से फोकस करना होगा कि हमें कैसे चीज़ों को समझना है। जो मैंने आपको बताया यही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, यही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम ग्राफ रिलेटेड सवालों को और भी ज़्यादा सॉल्व करेंगे। तो बस आज के लिए लेक्चर में इतना ही। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, डू हार्ड वर्क विथ हैप्पी माइंड एंड योर पेरेंट्स एंड कंट्री प्राउड ऑन यू, लव यू ऑल। पढ़ाई करते रहिए।